प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा भौगोलिक सूचना प्रणाली और भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसको शॉर्ट में हम जीआईएस भी कह सकते हैं। जगह जगह जब भी जीआईएस शब्द का प्रयोग होगा, आप समझना भौगोलिक सूचना प्रणाली। भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, यहाँ इसकी परिभाषा पर हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम इसके विभिन्न जो अंग हैं उनके बारे में बताएंगे। विद्यार्थियों, ये प्रश्न दो रूप में एग्जाम में आ सकता है। पहले, कई बार पूरा का पूरा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है और उनके अंगों का वर्णन कीजिए। कई बार कुछ सारे के सारे अंगों का वर्णन करने का ना कहकर परीक्षक पूछ लेता है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, भौगोलिक सूचना प्रणाली में आंकड़ों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो इसलिए एक प्रश्न काफी लंबा है ये। अगर दो प्रश्न के रूप में लें, अगर ये प्रश्न केवल एक ही प्रश्न आता है तो आप जो गैर इंपॉर्टेंट भाग है इसके उनको काट सकते हैं। प्रश्न चाहे भौगोलिक सूचना प्रणाली और उसके अंगों का वर्णन करना आए, या प्रश्न ये आए भौगोलिक सूचना प्रणाली में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए, सबसे पहले आपको भौगोलिक सूचना प्रणाली की परिभाषा देनी है। यदि आए भौगोलिक सूचना प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले आंकड़ों का या भौगोलिक सूचना प्रणाली में आंकड़े अंग का वर्णन कीजिए, ऐसी स्थिति में भी आपको पहले भौगोलिक सूचना प्रणाली की परिभाषा देनी है। उसके बाद आपको इसका जो पक्ष है, इसका जो मूल अंग है, एक इम्पोर्टेंट अंग है आंकड़े, उसका आपको वर्णन करना है। यानी हर हालात में आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा देनी होगी अगर इस पोर्शन में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ भी मैंने कुछ स्लाइड्स के माध्यम से, कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से आपको ये विषय स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ समझने में आसानी रहे। अब यहाँ जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है उसकी हम सबसे पहले परिभाषा देंगे। भौगोलिक सूचना प्रणाली में देखिए डायग्राम, व्हाट इज जीआईएस। जीआईएस क्या है? अब जीआईएस क्या है ये आप समझिए। जीआईएस में जैसा कि मैंने बताया था कि जीआईएस का फुल फॉर्म होगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जहां भी ये शब्द आता है जियोग्राफिकल जीआईएस, वहां आप जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या भौगोलिक सूचना प्रणाली को लेकर चले। विद्यार्थियों, यहाँ व्हाट इज जीआईएस, यहाँ फ्लो चार्ट देखिए आ गया। फ्लो चार्ट में दिखाया गया जीआईएस क्या है। जीआईएस इज ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। कंप्यूटर आधारित प्रणाली, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जीआईएस। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जीआईएस में हम जो भौगोलिक संदर्भित, भू संदर्भित आंकड़े होते हैं, भू संदर्भित आंकड़े कौन से? धरातलीय, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल, अधरातलीय। यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली एक ऐसी कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसमें भू संदर्भित धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़ों का को कैप्चर किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है और उनका डिस्प्ले किया जाता है। यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसमें भू संदर्भित
धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़ों का अभिग्रहण, संग्रहण, परिचालन, विश्लेषण और प्रस्तरण किया जाता है। हिंदी की टर्मिनोलॉजी काफी डिफिकल्ट है, इनको समझने का प्रयास कर। कैप्चर आसान शब्द है अभिग्रहण की बजाय। स्टोर समझ सकते हैं आप, मैनिपुलेट, एनालिसिस, डिस्प्ले। यानी सीधी सी बात है कि एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसमें भू संदर्भित भौगोलिक आंकड़ों का अभिग्रहण, संग्रहण, परिचालन, विश्लेषण तथा प्रस्तरण किया जाता है। और इसमें केवल यही काम नहीं किया जाता, इसमें हम आंकड़ों को दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं बस इकट्ठा कर लिया सारा काम हो गया, बार बार में अगर आंकड़े हमें चाहिए, आंकड़ों की पुनः प्राप्ति भी इसमें हो सकती है और पुनः भी हम उनको डिस्प्ले कर सकते हैं, पुनः भी हम उनको दिखा सकते हैं। विद्यार्थियों, जीआईएस की यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी है कि जब आंकड़े हमारे पास इकट्ठे हो गए, वो कैप्चर हो गए, स्टोर हो गए, वो मैनिपुलेट हो गए, एनालिसिस हो गए, डिस्प्ले हो गए, तो ऐसी स्थिति होने के पश्चात हम जो धरातल के आंकड़े हैं या गैर धरातलीय आंकड़े हैं, उनका अध्ययन करके, उनका विश्लेषण करके हम किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हेल्प टू एक्सट्रैक्ट सॉलिड कंक्लूजन, किसी ठोस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं। और जब हम ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, उस ठोस निष्कर्ष को हम अपने निर्णय लेने में उपयोग में ला सकते हैं। ये इसकी यूटिलिटी है। यह विद्यार्थियों कई शब्द आए हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल रेफरेंस्ड, भू संदर्भित, ज्योग्राफिकली रेफरेंस्ड, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल, धरातलीय तथा अधरातलीय। ये शब्द संभवतः आप समझ नहीं पाए होंगे अच्छी तरह, तो इस स्लाइड में इन शब्दों का अर्थ खोलने की कोशिश की है। जहां जहां ये लिखा है कि एडिशनल इंफॉर्मेशंस, वो आपको परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। ये केवल आपका जो कंसेप्ट है उनको समझने के लिए शब्दावली का वर्णन किया गया है कि ज्योग्राफिकली रेफरेंस्ड का यहाँ अर्थ क्या है। हिंदी में इसको कह सकते हैं भू संदर्भित। यानी जब हम किसी धरातलीय आंकड़े का हम कुछ अवस्थिति निर्धारित कर देते हैं, तो हो जाएगा ज्योग्राफिकली रेफरेंस्ड। अवस्थिति निर्धारित कर देना, उसको बांध देना कि इसका विस्तार इतने डिग्री अक्षांश से लेकर इतने डिग्री अक्षांश तक है, इतने डिग्री देशांतर से लेकर इतने डिग्री देशांतर तक है। जीआईएस में आमतौर पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं ज्योग्राफिकली रेफरेंस के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अब यहाँ ये देखिए, इसमें ये जो लाइनें हैं ये अक्षांश रेखाएं, वैल्यू मैंने नहीं लिखी है, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए कि क्या होता है। ये अक्षांश रेखाएं, ऐसे ऐसे अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हैं। यानी इस क्षेत्र में किसी भी भाग का आप अक्षांशीय विस्तार, इसका भी अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे क्षेत्र का भी अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ये जो पोल है, ये पोल की लोकेशन है। अब किस अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा पर ये स्थित है, वो बिंदु हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ क्या हो गया, पोल का क्या हो गया, ज्योग्राफिकली रेफरेंस्ड हो गया। ये क्षेत्र क्या हो गया, क्षेत्र का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार बता दिया, तो ज्योग्राफिकली रेफरेंस्ड हो गया। यानी ज्योग्राफिकली रेफरेंस्ड क्या है, सीधी सी बात है कि ज्योग्राफिकली रेफरेंस्ड में जो भी कोई बिंदु होता है उसकी अवस्थिति निर्धारित की जाती है, उसकी अवस्थिति निर्धारित की जाती है। यह क्षेत्र है, उसका विस्तार निर्धारित किया जाता है और इसमें अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं ही प्रयोग में लाएंगे, अन्य कोई प्रणाली भी हो सकती है रेफरेंसिंग की, परंतु उस प्रणाली का ये पता होना चाहिए, ओरिजिन पता होना चाहिए। विद्यार्थियों, अब ज्योग्राफिकली रेफरेंस का तत्व का लाभ क्या होता है। मान लीजिए
कोई गांव है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका लाभ क्या है। मान लीजिए बहादुरगढ़ गांव है, बहादुरगढ़ गांव में कोई लड़की है और उनके घर के साथ खंबा खड़ा है, ये खंबा खड़ा है। अब कोई भी चाइना में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, यूरोप में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, वो लोकेशन पूछने लग जाए कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो आप बताओगे कि जी एशिया सुना होगा आपने, हाँ जी, और भारत है, और भारत में हरियाणा, हरियाणा में जी जींद जिला है, और जींद जिला में सफीदों तहसील है, और सफीदों तहसील में जो सड़क सफीदों से गई जींद, वहां से 5 किलोमीटर चलने के बाद एक सड़क जाएगी बाईं तरफ। जब हम सफीदों से जींद जाते हैं, फिर अमुक गली, फिर अमुक गली, और फिर अमुक गली। यानी अपने घर की लोकेशन बताने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे और वो समझ भी नहीं पाएगा। अगर आप बता दें कि हमारा घर का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार या अक्षांशीय तथा देशांतरीय अवस्थिति ये है, तो कहीं भी बैठा कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। तो ये लाभ है इसका। दूसरा शब्द इसमें आया है स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डेटा, धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़े। अब धरातलीय आंकड़े कौन से होते हैं? वनीय भूमि है, फॉरेस्टेड लैंड है, ये धरातलीय आंकड़े। पेड़ खड़े हैं पूरे के पूरे लंबे चौड़े एरिया में, वो धरातलीय आंकड़ा है। आपके कॉलेज की बिल्डिंग है, आपके कॉलेज का लॉन है, वो सारा का सारा धरातलीय आंकड़ा है। पर्वतीय प्रदेश है, धरातलीय आंकड़ा है। मैदानी प्रदेश है, धरातलीय आंकड़ा है। काली मिट्टी का प्रदेश, पीली मिट्टी का प्रदेश, ये धरातलीय आंकड़े हैं सारे के सारे। जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश, धरातलीय आंकड़े हैं। अधरातलीय आंकड़े कौन से हैं? अब ये हम बता दें कि ये पेड़ है और ये नीम का पेड़ है और इसकी ऊंचाई 21 मीटर है, तो ये अधरातलीय आंकड़ा हुआ। यानी यहां इस जंगल में जो ये पेड़ खड़ा है, पेड़ किसका है, उसकी हाइट कितनी है, ये अधरातलीय आंकड़ा है। यानी अधरातलीय आंकड़े सीधी सी बात है, जो धरातलीय आंकड़े हैं उनकी विशेषताएं बताते हैं, उनके गुण धर्मों के बारे में बताते हैं, उनके लक्षणों के बारे में बताते हैं। अब कॉलेज की बिल्डिंग है, लॉन है, ये सारा का सारा धरातलीय आंकड़ा है, परंतु कॉलेज में 810 स्टूडेंट है, 15 टीचर है, 1 प्रिंसिपल है और 50 ड्यूल डेस्क है, 200 पंखे हैं। ये सारे के सारे जो कॉलेज के लक्षणों के बारे में बताएंगे, वो हुए अधरातलीय आंकड़े। इसी प्रकार यहां देखिए, पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये धरातलीय आंकड़ा हुआ। इस पहाड़ी की कोई भी ABCD कोई भी पहाड़ी हो सकती है, इस पहाड़ी की ऊंचाई 5315 मीटर है, तो ये 5315 मीटर अधरातलीय आंकड़े हैं। विद्यार्थियों और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें दी है, जैसे कि एक शब्द आया था कैप्चर, अभिग्रहण करना, प्राप्त कर लेना, स्टोरेज संग्रहण करना। मैनिपुलेशन में क्या क्या चीजें आती है वो इसमें बताया गया कि मैनिपुलेट क्या होता है, परिचालन क्या होता है। मैनिपुलेशन में क्या होता है, डेटा को हैंडल किया जाता है, यानी उसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ उसमें यानी जोड़ना हो, कुछ काटना हो, कुछ उसमें मॉडिफाई करना हो, ये सारे के सारे काम मैनिपुलेशन में होते हैं। एनालिसिस, डिस्प्ले, डेटा रिट्रीवल, डेटा की पुनः प्राप्ति, ये क्या होता है, ये सारा का सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा था कि जहां जहां एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है वो आपको केवल इसलिए बताई गई हैं, इसलिए दिखाई गई हैं ताकि आप इस प्रश्न में आने वाली जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसको आप समझ सके, आपको कंसेप्ट सही से क्लियर हो सके। तो आपको यहाँ अब तक केवल कुछ लाइनें बताई गई हैं और कुछ नहीं बताया गया अब तक। आप सोचोगे कि बहुत लंबा चर्चा का विषय हो गया, ये आपको कहीं एग्जाम में नहीं लिखना है पेज, ये पेज कहीं भी एग्जाम में आपको नहीं लिखना। यानी केवल आपको अब तक परिभाषा बताई गई है। परिभाषा में ये बताया गया है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसमें
भू संदर्भित धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़ों का अभिग्रहण, संग्रहण, परिचालन, विश्लेषण और प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आंकड़ों को पुनः भी प्राप्त किया जा सकता है और उनको पुनः भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये प्रणाली निष्कर्ष के माध्यम से ये प्रणाली एनालिसिस के माध्यम से किसी न किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने में हमारी सहायता करती है और इसलिए जो भी हम निर्णय लेते हैं उन निर्णयों के लेने में हमें हेल्प करती है। अब तक केवल यही चीजें जो एग्जाम में लिखनी है वो बताई गई है, अन्यथा जो दूसरी सूचनाएं हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिनको आपको पता होना चाहिए। परिभाषा के बाद इसके अंगों की बात आती है, यानी किन किन अंगों से इसका निर्माण हुआ है, यानी किन किन अंगों को मिला देंगे तो जीआईएस हो जाएगा। तो इसमें दिखाया गया कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। जीआईएस के अंग, कंपोनेंट्स अंग, अंग शब्द है, कंपोनेंट्स का मतलब है अंग, ऑफ जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंग। कौन कौन से अंग हैं? जैसा कि परिभाषा में बताया था कंप्यूटर आधारित है, तो कंप्यूटर तो आएगा इसमें, तो कंप्यूटर में भी दो पोर्शन हो गए, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर इसका महत्वपूर्ण अंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा अब बार बार में किसकी चर्चा हो रही थी? डाटा की चर्चा हो रही थी, तो आंकड़े भी महत्वपूर्ण अंग है। इसी प्रकार आंकड़े, केवल आंकड़े नहीं, वो जो प्रोसीजर है, जो एनालिसिस का प्रोसीजर है, किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो भी इसका अंग है। और इसी प्रकार पीपल और यूजर, जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम इस पर काम कर रहे हैं, हम इसके महत्वपूर्ण अंग है। यानी इसके 5 महत्वपूर्ण अंग हैं, वो अन्य छोटे मोटे भी हो सकते हैं परंतु आप 5 ही ध्यान रखें फिलहाल। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, पीपल और यूजर, और 5वां है डाटा। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पहला अंग कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बाद हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे, उसके बाद आंकड़ों की चर्चा करेंगे और उसके बाद प्रोसीजर एंड यूजर। हार्डवेयर क्या है? पहला अंग है, अभी मैंने बताया था कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर, आपने कंप्यूटर सिस्टम देखा है आप लोगों ने, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आपको दिखाई देता है अपनी आंखों से, जो भी आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर है। अब जैसे कि आपको हार्ड डिस्क दिखाई दी और प्रिंटर दिखाई दिया, इसी प्रकार आपको मॉनिटर दिखाई देता है, कीबोर्ड दिखाई देता है, माउस दिखाई देता है, यानी जो भी आप अपनी आंखों से कंप्यूटर सिस्टम में देखते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर के भी 3 पार्ट हैं। इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा स्टोरेज डिवाइस, तीसरा है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है, ये डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में आंकड़ा या कंप्यूटर सिस्टम में सूचनाएं डालने में हेल्प करता है। आप समझिए, कीबोर्ड पर हमने ए लिख दिया या बी लिख दिया, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हुई, यानी कीबोर्ड पर ए लिख दिया, आपने कीबोर्ड दबाया, ए दबाया कीबोर्ड पर ए दबाया, तो कहां चला गया वो? कंप्यूटर सिस्टम में चला गया। यानी डालने का जो इकाई है क्या हुई? कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड द्वारा हम आंकड़े को डालते हैं। यानी इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम में सूचनाओं या आंकड़े को डालते हैं। इसमें स्कैनर है, आपका जो स्मार्टफोन है उसमें भी स्कैनर आपने देखा होगा। कई बार बच्चे आपस में कहते हैं कि अमुक मेरे पास प्रश्न भेज दो, अमुक पेज की फोटोकॉपी भेज दो, आप क्या करते हैं? उसको स्कैन करते हैं। तो स्कैनर क्या हुआ? स्कैनर ने आपका जो एक प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम ही है, छोटा जो आपके पास स्मार्टफोन होता है, छोटा कंप्यूटर सिस्टम कह लीजिए, तो स्कैनर ने स्कैन करके उसमें आंकड़े को डाल दिया, उसमें सूचना को डाल दिया, उसमें पेज को डाल दिया। चाहे वो स्कैनर हो, डिजिटाइजर, कीबोर्ड, जीपीएस रिसीवर, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। यानी इनके माध्यम से
इंफॉर्मेशन या आंकड़े कंप्यूटर सिस्टम में डाले जाते हैं। अदर ग्राफिक इनपुट डिवाइस, ये आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन पर अदर्स में कौन कौन सी है वो दिखाई गई है, आगे आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है स्टोरेज डिवाइस, यानी स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिन डिवाइसेस में, जिन यंत्रों में, जिन इक्विपमेंट्स में जो हमने डेटा इनपुट किया है, जो हमने डेटा डाला है, वो स्टोर होता है। मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम, डीवीडी, सीडी डीवीडी, आरडब्ल्यू, रीडेबल एंड राइटेबल। आर का मतलब रीडेबल, डब्ल्यू का मतलब राइटेबल। आउटपुट डिवाइसेस में, यानी आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज आंकड़ों को हम देख पाते हैं। मॉनिटर पर हम देख पाते हैं कि हमने ए लिख दिया, यानी आउटपुट कर दिया हमने कीबोर्ड के माध्यम से, ए लिखा, इनपुट डिवाइस हो गई कीबोर्ड, और वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुआ। स्टोर के बाद फिर वो मॉनिटर उसको दिखाएगा। इसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में मान लीजिए कुछ लिखा है हुआ है या डला हुआ है, आप प्रिंट लेकर ही आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं और देख सकते हैं। यानी आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिन डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में स्टोरेज डेटा को हम देख पाते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटरिंग के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी है। अदर जो ग्राफिक इनपुट डिवाइस, जैसा कि मैंने कहा था, ये अदर ग्राफिक इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं ये यहाँ लिख दी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिटेल, डी सी डी रोम क्या है, डीवीडी एंड सो ऑन, इस प्रकार आप इसको पढ़ लीजिए। आगे कुछ मुख्य अंग हैं हार्डवेयर के, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। हार्डवेयर के बहुत सारे अंग हैं, यहाँ आपने देखा बहुत सारे लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, और इसकी डिटेल आगे लिखी, परंतु इनमें से हमें सभी की सभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण अंगों के बारे में संक्षिप्त में लिख दीजिए। अब जैसे कि मदरबोर्ड है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मदरबोर्ड कौन सा होता है? मदरबोर्ड वह भाग होता है हार्डवेयर का जहां सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो इंस्टॉल होते हैं, यानी मदरबोर्ड से सारे के सारे पार्ट्स मदरबोर्ड से बंधे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। इसी प्रकार हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव को हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, और ये क्या काम आती है? डेटा को स्टोर करने के काम आती है हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क भी इसको कह लीजिए। प्रोसेसर का क्या काम है? ये भी महत्वपूर्ण अंग है। जितनी भी गणनाएं होती हैं वो सारा का सारा काम प्रोसेसर करता है। रैम, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका क्या काम है? ये जो भी आंकड़े, जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल रहे होते हैं या जो इंस्टॉल्ड होते हैं उनको टेम्परेरी तौर पर स्टोर करके रखता है रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या काम है? स्टोर करके रखता है। किसको स्टोर करके रखता है? जो प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर और जो इंस्टॉल्ड होते हैं उनको टेम्परेरी तौर पर इसको स्टोर करके रखता है। और इसमें दोनों कैपेबिलिटी होती है। ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। रीड और राइट दोनों कैपेबिलिटी इसमें होती है। प्रिंटर है, आप समझते हैं प्रिंटर कौन सा होता है? जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है वो डॉक्यूमेंट के रूप में प्रिंटर उसको आउटपुट दे देता है। बहुत प्रकार के प्रिंटर हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई महंगा है, कोई सस्ता है, कोई ग्रीन है। आपने कॉलेज में बहुत प्रकार के छोटे बड़े कई प्रकार के प्रिंटर देखे होंगे, आपके घर भी हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो कैफे होते हैं, कंप्यूटर कैफे होते हैं, वहां आपने देखे होंगे। आगे एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ परमानेंटली अटैच नहीं होती। जब हम जरूरत पड़ती है उनको अटैच कर लेते हैं और जरूरत ना पड़ने पर उनको हटा देते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस का क्या फायदा है? डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो उसमें आसानी हो जाती है। इजी मूवमेंट ऑफ डाटा। पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लोपी, ये सारे के सारे एक्सटर्नल डिवाइस हैं।
यानी पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लोपी, इनके माध्यम से हम डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम उठाने की जरूरत नहीं। दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में जहां भी हम जा रहे हैं उनको लगा लेंगे और वो डाटा हमें वहां डिस्प्ले हो जाएगा। मॉनिटर के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। ये डाटा को डिस्प्ले करता है और अनेक प्रकार के मॉनिटर आपने देखे होंगे। एलसीडी, एलईडी और डिफरेंट साइज के होते हैं, कुछ छोटा बड़ा है। तो ये हार्डवेयर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, मदरबोर्ड, हार्डवेयर, प्रोसेसर, रैम, प्रिंटर, एक्सटर्नल डिवाइस, मॉनिटर, इनके बारे में संक्षेप में आप बिल्कुल लिख सकते हैं एग्जाम में। अब प्रश्न ये है कि हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी जीआईएस में, इस प्रकार का हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर की यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, यानी उसमें रैम कितनी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कितना होना चाहिए, प्रोसेसर कितना बड़ा होना चाहिए एंड सो ऑन। इस प्रकार का जो हार्डवेयर है वो कैसा चाहिए, यानी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, वास्तव में डिपेंड करता है साइज ऑफ वर्क, काम के आकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारा कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, एक आध आदमी को काम करना है, तो थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन से भी काम चल जाएगा। अगर थोड़े से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी और ऊंची चाहिए उसकी। अगर उसमें कोई बहुत बड़े संस्थान काम कर रहे हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है, मुझे अकेले को या आपको अकेले को कोई काम करना है छोटे मोटे प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कम से कम क्या होनी चाहिए। तो ये हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट आप लिख सकते हैं, जैसा कि इसमें प्रोसेसर लिखा है, एटलीस्ट ड्यूल कोर होना चाहिए। रैम लिखिए 4 GB से फालतू ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। हार्ड डिस्क 1 TB से ज्यादा होनी चाहिए। विंडो एक्सपी या इससे जो ग्रेटर वर्जन है वो होनी चाहिए। एक्सटर्नल एक्सप्लोरर 6 और मोर विद रिसेंट सर्विस पैक। माइक्रोसॉफ्ट NET फ्रेमवर्क 20 और मोर रिसेंट होना चाहिए। ये माइक्रोसॉफ्ट NET फ्रेमवर्क ये क्या है, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS ये 5.1 और इससे ग्रेटर होना चाहिए। डिस्प्ले कम से कम 1280 गुणा 1024 और या इससे ज्यादा होना चाहिए। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये सारी की सारी चीजें जो आपको डिफिकल्ट लगे कि ये टेक्निकल शब्द समझ में नहीं आया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन में दी हैं। नेट फ्रेमवर्क क्या है, IIS का फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, दूसरे है कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए। ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी कंप्यूटर सिस्टम की स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए थी, यानी जिसमें मुझे अकेले को या आप अकेले को काम करना है, उसके लिए कम से कम इस कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। अब लार्ज साइज के लिए जितना काम बढ़ता जाएगा उतनी ही लार्ज कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती जाएगी। अब जैसे कि इसमें है 4 GB या 64 GB भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। 1 TB की बजाय 2 TB, 5 TB, 10 TB, 12 TB और ज्यादा भी हो सकती है। तो इस प्रकार ये कॉन्फ़िगरेशन जो जो प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता जाएगा, जो जो काम करने वाले जो रिसर्चर हैं, विद्वान हैं, लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन की हमें जरूरत होती जाएगी। अब इसमें कंप्यूटर सिस्टम फॉर लार्ज साइज प्रोजेक्ट, किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत होती है लार्ज साइज के प्रोजेक्ट के लिए, ये इसमें लिखा गया है। इसमें जैसे कि 3 प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम बताए हैं इसमें। मिनी फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम का हम उस समय करते हैं जब 200 से ज्यादा लोग हों, उसको प्रयोग करने वाले 200 से ज्यादा यूजर हों इसमें, या 200 यूजर हों, 200 यूजर तक इसमें काम कर सकते हैं, 200 के अराउंड काम कर सकते हैं, 200 से कम या थोड़े बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। और इसमें जो प्रोसेसर होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है। इसी प्रकार दूसरा है मेन फ्रेम में सैकड़ों से लेकर हजारों व्यक्ति इकट्ठे काम कर सकते हैं और इस पर कई प्रोग्राम इकट्ठे चल सकते हैं, एक साथ कई प्रोग्राम इकट्ठे चल रहे होते हैं। आपका अपना कंप्यूटर सिस्टम है,
ये नहीं कि एक साथ कई प्रोग्राम चल जाएंगे, नहीं, एक प्रोग्राम रुकेगा दूसरा जारी रहेगा। परंतु इस पर जो मेन फ्रेम सिस्टम है अनेक कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा होता है, बहुत सारे व्यक्ति उस पर काम कर सकते हैं। यानी मेन फ्रेम जो है वो हो सकता है कि 2000 3000 आदमी अलग अलग कंप्यूटर पर बैठे हो, तो मेन फ्रेम के साथ वो अटैच होते हैं और मेन फ्रेम पर सारे के सारे प्रोग्राम, ए व्यक्ति कोई प्रोग्राम चला रहा है, बी कोई, सी कोई, डी कोई प्रोग्राम चला रहा है, तो सारे के सारे प्रोग्राम मेन फ्रेम पर चल सकते हैं। सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये बहुत ऊंची क्वालिटी के होते हैं, बड़े ही कॉस्टली होते हैं, और सुपर कंप्यूटर को केवल विशेष प्रयोगों के लिए ही, विशेष कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है, और ये बहुत जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, विशेष तौर पर जो मैथमेटिक्स वाले हैं या फिजिक्स वाले हैं, जो रिसर्च के काम कर रहे होते हैं, जो गणनाएं कर रहे होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं, तो फिजिक्स का पोर्शन है सैटेलाइट की, जो हम पीछे भी आपको पता है चंद्रयान छोड़ा था, तो इस प्रकार के जो कैलकुलेशन सब सुपर कंप्यूटर पर ही होती है। दूसरा अंग जीआईएस का, 5 अंग बताए थे ना, दूसरा अंग है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर आपको दिखाई देते हैं, सॉफ्टवेयर आपको दिखाई नहीं देते। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कहिए कि ये कंप्यूटर का दिमाग कहिए इसको। अगर हम कंप्यूटर लें, और कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम ना सुन सकता है, ना बोल पाता है, डीफ एंड डम है, बहरी और गूंगी मशीन है। तो ये काम कैसे करता है? जो ऑपरेटर होता है, जो संचालक होता है, जो चलाने वाला होता है, वो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, और इस इंस्ट्रक्शन के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। और जब हम कई प्रोग्राम इकट्ठे मिला दें, वो हो जाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का दिमाग कहा जा सकता है, और सॉफ्टवेयर के बिना ये जो कंप्यूटर की जो मशीन है, ये गूंगी बहरी है, कुछ नहीं काम कर सकती। इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का होना अति आवश्यक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटर होता है वो कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, और इंस्ट्रक्शन का जो समूह है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इकट्ठी हो जाए वो प्रोग्राम बन जाते हैं, और जब हम कई प्रोग्राम को इकट्ठे इंटीग्रेट कर दें, जोड़ दें, तो सॉफ्टवेयर बन जाता है। अच्छा, जीआईएस में कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत है? अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। मान लीजिए कॉलेज में एडमिशन का काम चल रहा है, तो उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। जनगणना का काम चल रहा है देश में, उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। तो यहाँ भौगोलिक सूचना प्रणाली के लिए हमारी आवश्यकता के अनुरूप, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। यानी हमारा पर्पज यहाँ भौगोलिक और अभौगोलिक आंकड़ों को, धरातलीय अधरातलीय आंकड़ों का कैप्चर करना, उनको स्टोर करना, उनको मैनिपुलेट करना, उनका एनालिसिस करना, उसका डिस्प्ले करना, ये काम होते हैं। और ये सारे के सारे काम को ध्यान में रखते हुए ही सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? ये जो पीछे डेफिनेशन में बताए, सारे के सारे काम सॉफ्टवेयर करता है, कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालिसिस एंड डिस्प्ले। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये ज्यादा आप इसमें ना लिखें। अच्छा, आगे है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जीआई सॉफ्टवेयर। जीआई सॉफ्टवेयर के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? जैसे कि हार्डवेयर के मुख्य अंग बताए थे, अब यहाँ सॉफ्टवेयर के मुख्य अंग हैं। इसमें जो पहला अंग है जीआईएस टूल। जीआईएस टूल का क्या काम है? ये जीआईएस टूल क्या काम करता है? डेटा को ब्राउज करने का काम करता है। दूसरा है RDBMS, इसका फुल फॉर्म है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो पार्ट है RDBMS, इसका पार्ट, सॉफ्टवेयर का ये पार्ट, सॉफ्टवेयर के पार्ट की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर का ये पार्ट जो हमारा डेटा होता है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट क्या है ये अभी बताएंगे हम। यानी मान लीजिए आप कंप्यूटर पर क्लिक करें, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सूचनाएं उसमें इकट्ठी मिलेंगी। अगर आप उसमें सोयल को क्लिक करोगे, सोयल से संबंधित आंकड़े आएंगे। फॉरेस्ट को क्लिक करोगे तो फॉरेस्ट से संबंधित आंकड़े आएंगे। लैंड यूज को क्लिक करोगे तो लैंड यूज से संबंधित आंकड़े आएंगे।
तो ये हुआ डेटे का स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। और काम क्या है इसका? रिट्रीव ऑफ डेटा, डेटा की पुनः प्राप्ति करनी तो यहीं से की जाती है। डेटा एडिट करना हो, डेटा इंसर्ट करना हो या डेटा को डिलीट करना हो, सारा का सारा काम जो RDBMS पार्ट है इस सॉफ्टवेयर का उसमें होता है। एक होता है इसमें क्वेरी टूल। क्वेरी टूल में क्या होता है? ये RDBMS बताया था ना अभी ऊपर, RDBMS क्या होता है? RDBMS के साथ मिलकर काम करता है, वर्क अलोंग विद RDBMS। इसका काम क्या है क्वेरी टूल का? इसका काम है रिक्वेस्ट भेजना। किसके लिए रिक्वेस्ट भेजना? इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट भेजना। या इसमें डेटा को इंसर्ट भी किया जा सकता है, डेटा को डिलीट भी किया जा सकता है और डेटा को अपडेट भी किया जा सकता है। क्वेरी टूल, क्वेरी करना, क्वेरी समझ रहे हैं आप सब? यानी ये कैसे होगा? तो ये इसमें प्रश्न का उत्तर समावेशित होता है। प्रश्न पूछेगा ये और उसका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट है GUI, जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम जो यूजर हैं, मैं और आप यूजर हैं, और दूसरा है सॉफ्टवेयर। यानी यूजर और सॉफ्टवेयर के बाद बीच इंटरेक्शन का ये काम करता है GUI। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें लिखी है। JS टूल कौन कौन से हैं? शुरू में पहला पॉइंट था ना JS टूल, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन और भी लिखी है जहां पर आपको लगे कि ये समझने की जरूरत है, मुझे समझ में नहीं है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनकी डिटेल लिखी है। जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बिल्कुल पहला पॉइंट था, इसमें डिटेल लिखी गई है। RDBMS के बारे में डिटेल लिखी गई है, DBMS के बारे में डिटेल लिखी गई है। ये सारे के सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब सबसे ज्यादा जो प्रयुक्त हो रहे हैं GIS सॉफ्टवेयर, वो कौन कौन से हैं? उनके नाम आप लिख सकते हैं, डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोडेस्क इंटरग्राफ, ERDS इमेज, ESRI मैप इन्फो, मैप पॉइंट, ब्लैक होल इंक। तो ये आपका था JIS में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और विद्यार्थियों, जो मैंने समझाया है आप लोगों को, इसको बार बार में समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़ें।